क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ पे सैलाब आते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड केस स्टडीज़, उनके बारे में हम देखेंगे जो कि तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम डिवाइड करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स में और एक्टिव मेजर्स में। प्रिवेंटिव मेजर्स ये कि सैलाब आने से पहले की जो तैयारी है, और एक्टिव मेजर जब सैलाब का पानी आ चुका है तो तब क्या करना है। और उसके बाद हमने डिवाइड करने के लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में। तो सबसे पहले हम अपनी केस स्टडी देखते हैं, हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहले है नेदरलैंड्स का डेल्टा वर्क। ये एक प्रिवेंटिव सिस्टम है, लॉन्ग टर्म है और हाई कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम जो एक्चुअली डेल्टा वर्क्स उसको डिस्कस करने से पहले नेदरलैंड्स का कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेदरलैंड जो है वो एक समुद्र के किनारे पे मुल्क है, और वो ऐसा मुल्क है जिसमें हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये समुद्र की सतह से नीचे ऑलमोस्ट 60%। तो नेचुरली यहाँ पे पानी का, जब भी पानी का लेवल एक ख़ास मिक़दार से बढ़ेगा तो पानी आ जाएगा। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पहले बांध बनाए हुए थे कि पानी को रोकने के लिए, पानी का जो राइजिंग लेवल था उसको रोकने के लिए। तो फिर क्या हुआ 1953 के अंदर, जो नेदरलैंड के साथ नॉर्थ सी है वहाँ पे एक तूफान आया, जिसकी वजह से उनके सारे बांध जो थे, जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, वो सारे टूट गए। और चंद घंटों के अंदर ही वहाँ पे पानी आ गया। 1800, तकरीबन 1800 बंदा वहाँ पे फोत हो गया। उसके बाद वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, अपने घर से हाथ धो बैठे। और 200,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड वर सबमर्ज्ड। इट रिमेन्स द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इन मॉडर्न डच हिस्ट्री। मॉडर्न डच हिस्ट्री, इससे पहले जो गुजरे हुए वाकयात वो इससे भी ज़्यादा होलनाक थे। तो ये आप कुछ इमेजेस भी मैंने यहाँ पे रखी हैं, ये आप देख सकते हैं 1953 के सैलाब की। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बंद बने हुए हैं, बंद सारे यहाँ पे टूट गए हुए हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर आ चुका हुआ है इधर गाँव के अंदर, और गाँव पूरा जिसे कहते हैं ना डूब चुका हुआ है। तो फिर नेदरलैंड ने डेल्टा वर्क्स प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया। ये है क्या? ये एक डेल्टा वर्क्स एक सिंगल प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, यानी कि काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंबाइन करके डेल्टा वर्क्स का नाम इन्होंने दिया है। जिसमें से जो मेन जो इनके दो हैं वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक का नाम है ऑस्टरशेल्डे बैरियर और दूसरे का नाम है मैशलैंथकरिंग बैरियर। अब जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, मुश्किल से मैंने नाम बोले हैं इनके। 9 किलोमीटर्स लंबे ये गेट्स हैं, जो ये ऑस्टरशेल्डे बैरियर है। ये यानी कि गेट है, जब पानी का लेवल एक खास सतह से बढ़ने लगता है ये खुद बहुत ही बंद हो जाते हैं और पानी को आने से रोक देते हैं। और उसके अलावा ये जो मैश लैंथक्रिंग बैरियर जो है, ये बैरियर जो है ये एक 20 मीटर ऊंचा है। और इसकी ये वाला जो फ्रेम की लंबाई है ये आईफल टावर जितनी है। इट्स ह्यूज ह्यूज बैरियर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉल जॉइंट जो है वो इस जगह पे इधर लगे हुए हैं। 631 टन्स का एक बॉल जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। और सवाल पैदा होता है कि भाई जान उधर भी इस तरह गेट क्यों नहीं लगा दिए इन्होंने। वो इसलिए क्योंकि ये जो दरिया इधर से गुजर रहा है, ये दरिया जो है, ये दरिया इनकी पोर्ट के लिए रास्ता है। जो ट्रेड यहाँ पे होता है वो इस दरिया के थ्रू होता है। तो ये गेट इसलिए यहाँ पे लगाया गया। अगर तो इस तरीके से गेट लगाए तो बैरी चाल से कोई छलांग मार के तो जा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मूवेबल गेट्स लगा दिए, तभी सिर्फ बंद करें जब सैलाब की सूरत हाल बने, उस सिचुएशन में इसे बंद किया जाए। तो ये जो है डेल्टा वर्क्स, इसको 43 ईयर्स लगे बनने में, यानी कि इट वाज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और इस पे एस्टिमेटेड $7 बिलियन खर्च किए गए। अब था तो बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि नेदरलैंड एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उनके पास पैसे हैं और नीयत भी उनकी साफ है। तो उनका एक ही सिंपल गोल था, कीप आउट द सी एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र को दूर जितना रखा जा सकता है खित्ते से, वो किया जाए। और नेदरलैंड वो मुल्क है जिसने जिसका कुछ हिस्सा पानी में वक्त हिस्ट्री के साथ डूब गया था, क्योंकि इट्स अ कंट्री जो कि समुद्र की सतह से नीचे है। तो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने वाटर से पंप करके बाहर निकाला था। बंद बना दिए एक जगह के इर्द गिर्द, वहाँ से पंप करके पानी बाहर निकाल के इन्होंने वापस अपना लैंड क्लेम कर लिया। तो इट इज़ ए वेरी यूनिक कंट्री उस सेंस के अंदर। इन्होंने यानी कि सैलाब के लिए जिसे कहते हैं ना दुनिया में स्टैंडर्ड सेट किया है, वो नेदरलैंड्स है, क्योंकि इससे बेहतर
फ्लड मैनेजमेंट किसी और कंट्री के पास नहीं है एट द मोमेंट। तो इसके बेनिफिट्स क्या हुए? अभी जो बैरियर्स थे, इन्होंने उस तरह के सैलाब के बारे में भी सोचे जो 4000 साल में एक दफ़ा शायद कभी आए। यानी कि इस कदर इन्होंने दूर अंदेश प्लानिंग की अपने फ्लड सिस्टम के लिए, और इसकी वजह से नेदरलैंड्स हैज़ द हाईएस्ट फ्लड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑन द ग्लोब। और इसके बेनिफिट्स में ये भी है कि इसने नॉर्थ सी के फ्लड्स को काफ़ी दहाइयाँ हो गई हैं इसने रोका है आने से। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि ये मैनुअली ऑपरेटेड नहीं है, कि यानी कि अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है, बंदा बैठा हुआ ऊपर देख रहा है, उसने वो पानी का लेवल बढ़ा है, दौड़ के जाके अंदर से उसने गेट बंद कर दिए, ऐसे नहीं होता। ये ऑटोमेटिक सिस्टम, जब पानी का लेवल एक खास सतह से बढ़ता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मोर देन 3 मीटर्स से होता है, उनका जो थ्रेश होल्ड है उससे 3 मीटर्स ऊपर जाता है, तो गेट्स आप खुद ब खुद ही बंद होना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने किस तरीके का सोल्यूशन उन्होंने डिवाइस किया। जापान। जापान के अंदर टोक्यो, जो कि उनका कैपिटल है, उसका एक है प्रोजेक्ट, उसका नाम है अंडरग्राउंड पर्थिनॉन फ्लड टनल। ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है, लॉन्ग टर्म है और हाई कॉस्ट है। तो थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जापान का भी कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन मेगा सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और इसमें से 2 दरिया गुज़रे हैं, शहर के अंदर से 2 दरिया गुज़रे हैं। और ये भी नीदरलैंड्स की तरह एक लो एरिया के ऊपर है, जो कि सी लेवल से नीचे एरिया है, उस पे है। अब ऐसे है कि जो टोक्यो है वो बहुत गुंजान आबाद शहर है, और वहाँ पे जो उनका स्टॉर्म सिस्टम है, वो ज़ाहिर बात है जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ रही है, सी लेवल राइज़ हो रही हैं, जो पुराने सिस्टम्स हैं दो दोज़ नीड टू बी अपडेटेड विद टाइम। तो फिर जो वेकअप कॉल जापान के लिए थी, वो ये थी कि 1958 के अंदर टाइफून ईडा, ऑल्सो नोन एज कानोगावा टाइफून, वो आया, जिसने तकरीबन 1200 लोगों को लुकमा जल बना दिया। और ये था कि जो टोक्यो के जो बंद थे, वो बंद इस यानी कि अपने बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लोज लेवल पे थे कि टूटने थे, यानी कि बहुत अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गए थे। अगर वो टूट जाते तो मिलियंस ऑफ पीपल का नुकसान होना था। उस मौके पे उनको समझ आया कि जो उन्होंने बंद बनाए हुए हैं, जो उधर से नहरें निकाली हुई हैं, ये भाई काम नहीं चलेगा, इनको कोई मसले का हल निकालना था। तो मसले का हल इन्होंने क्या निकाला है, नीदरलैंड्स ने क्या निकाला था कि जी भाईजान दरिया के रास्ते में गेट बना दो, दीवार डाल दो, अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए। जापान ने क्या किया, अंडरग्राउंड स्टोरेज बना दो पानी, और नीचे से टनल निकाल दो पानी की, कि पानी उसमें भर जाए, बाद में उसके बाद में देख लेंगे। तो ये है क्या सिस्टम? तो इसका नाम जो टोटल नाम है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, जिसको वहाँ पे आम अल्फाज में जी कैंस प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक अंडरग्राउंड फ्लड डाइवर्जन सिस्टम है इन साइतामा, नॉर्थ ऑफ टोक्यो, जिसके 5 कोलोसल वर्टिकल साइलोज, यानी कि 5 बड़े-बड़े साइलोज वहाँ पे बने हुए हैं, जो कि जाइगेंटिक अंडरग्राउंड फ्लड डाइवर्जन सिस्टम है साइतामा, नॉर्थ ऑफ टोक्यो में। तो 5 इसमें बड़े-बड़े वर्टिकल साइलोज हैं, 65 मीटर डीप, 32 मीटर इन डायमीटर, कनेक्टेड बाय 6.4 किलोमीटर ऑफ टनल्स, जो कि फिर आगे मज़ीद एक स्टोरेज टैंक की तरफ जाते हैं, जो कि टैंक की हाइट जो है 25 मीटर ऊंचा है और 177 मीटर्स लंबा है। जब भी कोई तेज़ बारिश होती है वहाँ पे, तो जितने टोक्यो के जो रिवर्स का ओवरफ्लो होता है, या जो ड्रेन सिस्टम्स होते हैं, उनका मुंह इन टैंक्स और साइलोस की तरफ कर दिया जाता है। तो फिर बाद में क्या करते हैं कि जब वो हो जाता है, उसके बाद उसमें से वाटर पंप्स हैं जो कि बहुत हैवी किस्म के वहाँ पे लगे हुए हैं, 50 मीटर क्यूब पर सेकंड की कैपेसिटी है उनकी, जो कि बहुत हैवी किस्म की कैपेसिटी है। तो ये जो है ईडो रिवर, उसके अंदर उनको निकाल देते हैं पानी को। अच्छा जी, तो 1993 के अंदर ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, 2006 में कंप्लीट हुआ, 13 साल उनको लगे, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और इस पे जो उनकी लागत आई, दैट इज़ अराउंड 2.2 टू 2.6 बिलियन डॉलर्स, यानी कि चंगा भला खर्चा उन्होंने किया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इसको तकरीबन 70 मरतबा इस्तेमाल कर लिया गया अभी तक। इट मीन्स कि इट हैव सेव्ड टोक्यो ऑलमोस्ट 70 टाइम्स ऑलरेडी। और इसने टोक्यो के मल्टीपल एरियाज़ के अंदर जो जो फ्लड प्रोन थे, उसकी प्रोबेबिलिटी को काफ़ी कम कर दिया है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो उनकी जो मेन जो ये 25 मीटर टॉल और 177 मीटर लॉन्ग जो वो टनल है, वो ये उसकी 2 इमेजेस हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे
आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे ये लोग छोटे-छोटे सारे लोग हैं इसके अंदर, जो कि इसमें टूर करने के लिए आए हुए हैं। और अब हम मज़ीद एक और हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की मिसाल, जो कि सिंगापुर की मरियाना बिराज। इसके अंदर ख़ास बात ये है कि इन्होंने सिर्फ सिस्टम जो डेवलप किया है, वो सिस्टम सिर्फ उन्होंने पानी रोकने के लिए नहीं डेवलप किया, बल्कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपर्पज़ बनाया, कि ना सिर्फ वो पानी रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि उसे एक एक खूबसूरत सी जगह भी बनाई जहाँ पे लोग विज़िट कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि जी ये प्रिवेंटिव था, मीडियम टर्म था और मीडियम कॉस्ट था कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो कि हमने बात की, जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। तो सिंगापुर के हवाले से हम थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर बात करें, तो सिंगापुर एक बड़ी एडवांस कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जो कि नेचुरली फ्लड प्रोन कंट्री थी। और यहाँ पे भी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं सिंगापुर के अंदर, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। जो 1970s और 80s के दौरान जो वहाँ पे फ्लडिंग हुई सिंगापुर के अंदर, दैट वाज द वेकअप कॉल फॉर देम। उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंटली जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, उन्होंने उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और जो डेली लाइफ की डिस्ट्रप्शन हुई है, और सेंट्रल एरियाज जिस तरह ऑर्चर्ड रोड है एंड सीबीडी, ये इस तरह के एरियाज हैं जो कि उनके बड़े मेन पिविटल एरियाज हैं, उन एरियाज को भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया इसने। जिसके अंदर नोटेबली, जिसके अंदर अगर हम पिन पॉइंट अगर करें कि कोई खास किस्म का कोई फ्लड जो था, वो था 1978 का, जो कि उनकी हिस्ट्री के मुताबिक बहुत ज़्यादा वर्स्ट था। 400 मिलीमीटर रेन हुई 24 घंटे के अंदर अंदर, और जिसकी वजह से 7 लोग मर गए और काफ़ी सारे जो होम्स थे डैमेज हो गए। और जो बारिशों का इवेंट है सिंगापुर के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता है ना, कि हर साल रिकरिंग होता है। जैसा पाकिस्तान के अंदर मानसून की बारिशें हर साल होती है, इसी तरह सिंगापुर में भी हर साल बारिशें होती हैं। तो फिर सिंगापुर ने जो है मरियाना बराज बनाया। अब हम देखते हैं कि मरियाना बराज है क्या, व्हाट इट इज़। तो इट इज़ अ डैम अक्रॉस मरियाना चैनल बिल्ट इन 2005 से लेके 2008 तक ये बना है। इट्स अ टाइडल बैरियर एंड रिजर्वायर इन वन। मैंने आपको बताया कि मल्टीपर्पज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बनाया है। सिर्फ इसका मकसद सैलाब को रोकना नहीं है, इसके मकसद में ये भी है कि इसने एक रिजर्वायर बनानी है, कि पानी का सोर्स का भी एक इन्होंने जरिया बनाना है, जो कि शहर के अंदर कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इस तरह के इसके अंदर 7 लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। अब ये इसको बड़े टेक्निकली और बड़े स्मार्ट तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जब समंदर के अंदर लहरें जो वो लो टाइड में होती हैं, ये दरवाजे खोल देते हैं, दरिया में से पानी समंदर में निकल जाता है और दरिया का लेवल सही रहता है। और जब समंदर में हाई टाइड लहर होती है, तो तब ये इनके पास पंप लगे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उन पंप्स के थ्रू ये पानी समुद्र में डाल देते हैं। उन्होंने एक रिजर्वायर पीछे बना दी हुई है बराज के, जो कि शहर के लिए वाटर कंजम्पशन की नीड्स पूरी करती है। इसकी कॉस्ट और इसकी टाइमलाइन क्या है? $135 लगे, जो कि पिछले प्रोजेक्ट से मुकाबले में काफ़ी सस्ता लगता है, और ये इनफैक्ट है, क्योंकि उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से, बड़ा सोच समझ के सिंगापोरियंस हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो उसी वजह से इन्होंने काफ़ी कम इस पे पैसे स्पेंड किए, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा थे। जब से 2008 से ओपन हुआ है, इसने सीवियर फ्लड्स, यानी कि जो बहुत शदीद फ्लड्स आते थे, उसको मुकम्मल तौर पे रोक दिया। वो इलाके जो 1970s के दौर के दौरान जब भी कोई फ्लडिंग होती थी तो डूब जाते थे पानी के नीचे, उसमें से इन्होंने 3178 हेक्टर्स लैंड रिकवर कर लिया, यानी कि वो अब जब भी सैलाब आते हैं तो वो नहीं डूबता। उसके बाद मजीद 40 हेक्टर्स इन्होंने सेव किया लैंड इन 2020, विच शोज़ कि किस तरीके से उन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू उन्होंने एक ऐसा बैराज बिल्ड किया और ड्रेनेज नेटवर्क बिल्ड किया, जिससे सैलाब अगर आ भी जाए तो काफ़ी सारा जो है उसका सीवियर नहीं होता, और वो एरिया उतना कवर ही नहीं करता। दैट इज़ अ रियली स्मार्ट सोल्यूशन। इसके बाद जो हमारी लास्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री केस स्टडी होगी, वो है जी जर्मनी की हैम्बर्ग हैफन सिटी एंड फ्लड रिजिलियंट अर्बन डिज़ाइन। ये भी प्रिवेंटिव है, लॉन्ग टर्म एंड हाई कॉस्ट है। अच्छा, पहले हमने 3 सॉल्यूशंस क्या देखे हैं? पहला हमने सॉल्यूशन देखा, दीवार लगा दी। उसके बाद देखा हमने टैंक बना दिया। उसके बाद हमने देखा है दीवार लगा दिया और साथ ड्रेन सिस्टम उन्होंने बड़ा अच्छा सारा बना दिया। अब ये जो तीसरा सिस्टम है, इसमें है कि जी भाई आप ज़मीन को उठा लो समुद्र से। अब हम इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब जर्मनी पर्टिकुलरली जो उसके वो जो शहर हैं जो कि दरिया के करीब हैं और जो नॉर्थ सी के करीब हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है फ्लड्स का। उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट फ्लड रिस्क्स हैं, जो कि समंदर में स्टॉर्म्स की वजह से हो सकते हैं, रिवर के ओवरफ्लो की वजह से हो सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। अब जो हैम्बर्ग है,
जर्मनी का सिटी, ये उनका मेजर पोर्ट सिटी है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो पीरियोडिकली ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स इसमें आए हुए हैं और बड़े-बड़े किस्म के फ्लड्स आए हुए हैं। तो इनकी वेकअप कॉल कौन-सा इवेंट था? इनकी वेकअप कॉल था 1962 का नॉर्थ सी की तरफ से एक फ्लड आया था, जिसने इनके बांध जो उनसे हैं वो तोड़ दिए थे और काफ़ी सारा इसका जो एरिया वो पानी के नीचे डूब गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 300 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए और उसके बाद हज़ारों लोग जो थे बेघर हो गए। और इसने काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ शो कर दी जो कि अर्बन एरियाज़ बिल्ड किए हुए थे जर्मनी ने, ख़ास तौर पे अपने जो कोस्टल एरियाज़ में जो बिल्ड किए हुए थे उनकी। अब क्योंकि जर्मन्स मशहूर हैं ओवर इंजीनियरिंग की वजह से, तो हम देखते हैं उन्होंने किया क्या। तो ये क्या है जी, जो हाइलाइटेड एरिया आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये सारे एरिया को जर्मनी ने कहा भैया इसको ज़मीन से ऊँचा उठा दो, कि ये वो एरिया जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा थे। उन्होंने कहा बजाय कि हम बांध बनाएँ और इस तरह की चीज़ें करें, हम शहर को ही ऊपर उठा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, ग्राउंड लेवल जो था पूरे इस एरिया का, उसको उन्होंने कर दिया 7.5 से लेके 8 मीटर्स हाई उन्होंने कर दिया, समंदर से ज़्यादा ऊँचा कर दिया उन्होंने। उन्होंने वाटरप्रूफ फाउंडेशंस बनाई और उन्होंने इस पार्ट ऑफ सिटी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ उन्होंने बना दिए जो कि फ्लडेबल थे। यानी कि वहाँ पे अगर कोई सैलाब की सूरत-हाल बनेगी, तो पानी उन जगहों पे इकट्ठा हो जाएगा। पानी उन जगहों पे इकट्ठा हो जाएगा और जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मेन जो ज़िंदगी की आमद-ओ-रफ्त वाला जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा सेफ रहे। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जो था ये अर्ली 2000 में स्टार्ट किया और मिड ऑफ 2010s के ये तकरीबन 30% कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो जर्मन अथॉरिटीज़ ने की, वो ये की कि प्रोजेक्ट का मेन जो बर्डन था वो डेवलपर्स पे उन्होंने डाल दिया। यानी कि उन्होंने अपने सिटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ को ऐसा बना दिया कि अब जो नई बिल्डिंग्स वहाँ पे बनेंगी, वो बिल्डिंग्स फ्लड रेजिस्टेंट होंगी। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, एक सॉल्यूशन है कि बजाय कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की लायबिलिटी गवर्नमेंट अपने ऊपर डाले, वो प्राइवेट सेक्टर पे उन्होंने डाल। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हेफन सिटी 2007 में बड़े अच्छी तरीके से एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है। वो इस तरह के नॉर्थ सी से एक स्टॉर्म की सूरत-हाल बनी थी जिसकी वजह से वाटर लेवल अपनी रेगुलर हाइट से 5.3 मीटर्स ऊँचा हो गया था। जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो हाइट का उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है, वो उन्होंने बनाया है 7.5 से 8 मीटर्स का। तो प्रैक्टिकली द सिटी वाज़ सेफ फ्रॉम द फ्लड। अब हम आ जाते हैं, ज़रा गरीब-गुरबा मुल्कों पे आ जाते हैं, जहाँ पे